हेलो गाइस। सो हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स सीरीज में डिस्कस चैप्टर कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और जो हमने पहले के जो लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उन सब में ऑडियंस का रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिस्कस करेंगे और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ओपीएस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को एक साथ डिस्कस करेंगे, दोनों को मिला के। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन को डिस्कस करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एसपीएससी इन सबको डिस्कस करेंगे, इलेक्शन कमीशन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ से लेके हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जल्दी मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से करंट अफेयर को अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपसे कुछ 2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हम जनरली क्या मेंस की प्रिपरेशन जो कोई इंसान स्टार्ट करता है ना यूपीएससी की, तो वो ये सोचता है कि अब पहले मेंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद जब प्रीलिम्स पास में आएगी तो प्रीलिम्स का अपन प्रिपरेशन कर लेंगे। एक्चुअली में इनिशियली मैंने भी यही किया था। ठीक है, और उस वजह से I couldn't make it, through the exam. So what I would suggest from my failure that you guys should first focus on the prelims. Okay, the core subjects like polity, economy, geography, इंडियन जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, इसके साथ इन्वायरमेंट है। ये जो 5 कोर सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले इन पे अपने ग्रिप बनाइए। ठीक है, उसके बाद आप अपना ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं। एज सुन एज यू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट्स प्रॉपरली, तो आपके प्रीलिम्स क्रैक करने के चांसेस 90% हो जाते हैं। ठीक है, और आप अगर करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लेते हैं, स्पेशली जो करंट अफेयर मैगजीन्स आती हैं, मंथली मैगजीन्स, उनको आप अच्छे से कर लेते हो, तो आपको इवन न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ये पॉलिटी सीरीज जैसे ही खत्म होगी उसके बाद अदर जो सीरीज है, इकोनॉमी की सीरीज, मॉडर्न इंडिया की सीरीज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज, एनवायरमेंट की सीरीज, ठीक है, और ज्योग्राफी की सीरीज, ये सारे सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, और हम साथ में डिस्कस करेंगे। और जब दिसंबर के अराउंड हम ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, साथ में ही, तो वो देखेंगे। और जब प्रीलिम्स पास में आएगी तो फिर हम इन सब्जेक्ट्स पे जल्दी से जल्दी इनके रिवीजन के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे। सो ये गोइज मेरा यहाँ पे ये विजन है। एक्चुअली में ये मेरा स्ट्रक्चर होने वाला है इस सीरीज का। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम अब लेट्स स्टार्ट। देखो आज के जो लेक्चर क्वेश्चन बॉडीज पे बेस्ड है, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं क्वेश्चन बॉडीज क्या होती है। आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्वेश्चन बॉडीज का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन बॉडीज वो होती है जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, सिंपल एज दैट, राइट। उनके रिलेटेड सारे प्रोविजंस क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए होते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 में दे रखा है, एडवोकेट जनरल जो होता है उसका आर्टिकल 165 में दे रखा है। ये स्टेट लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है। आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, एक्चुअली मतलब गवर्नमेंट का लॉयर होता है, आप ये बोल सकते हो इन जनरल। अटॉर्नी जनरल के नीचे सॉलिसिटर जनरल भी होता है, आपने सुना ही होगा, तुषार मेहता वगैरह। ठीक है, तो न्यूज में भी काफी आते रहते हैं वो। तो आपको ये अटॉर्नी जनरल क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। एडवोकेट जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इसके साथ फाइनेंस कमीशन का आपने सुना ही होगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो आर्टिकल 280 के अंदर आता है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम केक बोलेंगे शॉर्ट में, वो होगा आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसके आर्टिकल्स हैं, इसके सारी मेंशंस कर रखी हैं। उसके बाद हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वो आर्टिकल 315 में दे रखे हैं, जिसमें यूपीएससी एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेएसपीसी, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंशन आर्टिकल 324 में है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट का मेंशन आर्टिकल 338 में है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स का मेंशन आर्टिकल 338A में है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस जो है उसका मेंशन आर्टिकल 330B में है। और एक अदर कैटेगरी जो थी उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो ये जैसे देखो ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, सिंपल आपको याद ये रखना है कि ये या तो किसी लॉ से बनती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है जो लॉ से बनती है,
एक होती है जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बनती हैं, ये सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जो लॉ से बनती है उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडीज बुलाया जाता है, जैसे एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सब कुछ है। इसके अलावा कुछ बॉडी जैसे जो प्रेसिडेंट मतलब एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। तो इनके ऑर्डर से बनती है, उन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे नीति आयोग हो गई आपकी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। तो हम वन बाय वन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज को, उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज को, ये ऑर्डर होगा। और आज का लेक्चर केक पे बेस्ड होगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं केक को। तो देखो इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन और बता ही दिया मैंने। हाँ, तो इसके अलावा जो केक है, केक का ऑफिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। किसका हेड होता है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। और इसके साथ ही इसे बोलते हैं कि ये गार्जियन है पब्लिक पर्स का। क्या है? गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स है। मतलब जो हमारा पब्लिक पर्स है, जो पैसा है, उसका रखवाला कौन है, उसकी ध्यान कौन रखता है? वो हमारा केक, कंट्रोल ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। और फाइनेंशियल सिस्टम कंट्री को कंट्रोल करता है, स्टेट एंड बोथ लेवल, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। अब बात करें केक के अपॉइंटमेंट की, तो केक की अपॉइंटमेंट होती है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। जनरली 6 ईयर के लिए इनका टर्म होता है, और या आप 6 ईयर या 65 ईयर्स एज, अगर दोनों में से सपोज करो मतलब जो भी पहले हो जाएगा, सिंपल कि अगर ये 65 ईयर के पहले हो गए तो पहले रिटायर हो जाएंगे। अगर ये इनकी एज कम है बट 6 ईयर पूरे हो गए तो 6 ईयर के बाद उन्हें रिटायरमेंट हो लेना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। अगर उन्हें रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को लेटर लिख सकते हैं। इसके साथ ही अगर इनको रिमूव करना पड़े प्रेसिडेंट को, तो उसका ग्राउंड क्या है? उसके ग्राउंड सेम वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हाई ऑर्डर जितना मिलता है उसके बराबर केक को मिल रहा है। देखो आप, उनका रिमूवल का भी प्रोसीजर सेम है। तो उनके रिमूवल की स्पेशल मेजोरिटी होती है, रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, कमेटी के पास रिकमेंडेशन जाती है, ठीक है। स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कमेटी जो क्या बोलते हैं कमेटी अपॉइंट करते हैं। तो हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशरी के चैप्टर्स होंगे उनमें अपन डिटेल में देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। इसके साथ ही 2 ग्राउंड्स जनरली माने जाते हैं जिनके बेस पे इनको रिमूव किया जा सकता है। फर्स्ट है मिसबिहेवियर और सेकंड इनकैपेसिटी। मतलब इन्होंने किसी के साथ गलत बिहेव कर दिया और इनमें लग रहा है कि मतलब इनका दिमाग से सही नहीं है, वो तो इनकैपेसिटी के अंदर आता है वो चीज। इसके साथ ही क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है इसके लिए, इस ऑफिस के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया। मतलब आप इसको आसानी से हटा नहीं सकते। तो उसके लिए क्या, देखो कि एक बार ऑफिस बनने के बाद हाँ रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, वो भी आपका सेम ग्राउंड एंड सेम मैनर में जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। दैट्स व्हाई ही इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सेकंड ये है कि सपोज केक रिटायर हो गए तो उसके बाद उन्हें किसी भी गवर्नमेंट के अंदर सर्विस नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो वंस रिटायर फॉर ऑल, तो वंस फॉर ऑल जो होता है ना, वही फ्रेज इन पे अप्लाई होता है। इसके साथ ही इनकी जो सैलरी और सर्विस कंडीशन है या अलोवेंसेस है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। क्योंकि इसका लॉजिक भी आप समझिए, लॉजिक है कि सपोज को अगर एग्जीक्यूटिव इनको वो कर रही होती है ऑर्डर, मतलब ये प्रेसिडेंट खुद कर रहे होते हैं इनको डिटरमाइन, तो हो सकता है ना एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को बोल दे, काउंसिल मिनिस्टर बोल दें या पीएम बोल दें कि इनके, क्योंकि अगर इनके सही फेवर में रिपोर्ट नहीं दी है तो हो सकता है कि वो बोल सकते हैं इनकी सैलरी कम कर दी जाए या व्हाटएवर। तो इसको उस चीज से बचाने के लिए, इनकी बाइसनेस न्यूट्रल बनाने के लिए, अच्छे से इंडिपेंडेंट काम करने के लिए इनकी सैलरी कंडीशन अलाउंसेस पार्लियामेंट को डिटरमाइन करती है और इनकी सैलरी जनरली सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है। ए सिंपल एज दैट, राइट। नेक्स्ट है, अब भाई हमने देख लिया कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स है, हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड भी है, इनको रिमूव भी नहीं कर सकते आप इतना आसानी से, ठीक है। तो अब बताओ आप पूछोगे सर इनकी ड्यूटीज क्या है, ये तो बता दो, इतना आपने बता दिया इनके बारे में, तो अब बताओ ड्यूटी क्या क्या करते हैं ये लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं पार्लियामेंट को सौंप देता हूँ, पार्लियामेंट अकॉर्डिंगली लॉ बनाएगी, लॉ बना के जो कंट्रोल की क्या ड्यूटीज और फंक्शंस को
वो प्रेस्क्राइब करेगी। तो पार्लियामेंट ने अकॉर्डिंगली लॉ बनाया और उस लॉ के अंडर ये फॉलोइंग जो आप ड्यूटीज है वो इनकी है केक की है। तो देखो इन ड्यूटीज में सबसे पहले है कि केक करता क्या है। केक है ना, केक का मेन काम है ऑडिट करना। क्या काम है? ऑडिट करना। मतलब वन सेकेंड मतलब केक का मेजर जो काम है वो है अकाउंट्स को ऑडिट करना। ए सिंपल एज दैट। ठीक है, अब कौन कौन से अकाउंट को ऑडिट करता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो तो सारी जो एक्सपेंडिचर्स होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, पब्लिक अकाउंट ऑफ फंड इंडिया हो गया, कंटीजेंसी फंड हो गया, इन तीनों फंड्स में जितनी भी आपकी जो होती है एक्सपेंडिचर होती है ना, उन सब की ध्यान कौन रखेगा, उनका सबका ऑडिट कौन करेगा? वो करेगा कंट्रोल ऑडिटर केक करेगा। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट की जो सारी इनकम्स आती है वो इस फंड में जमा होती है। पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है? पब्लिक अकाउंट फंड एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम आप सारी सेविंग्स वगैरह जमा करते हैं, पब्लिक पैसा जैसे हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो जो गवर्नमेंट वो पैसा लेती है ना, मतलब जिसको गवर्नमेंट को वापस पे करना होता है, वो पब्लिक अकाउंट में जमा होता है। कंटीजेंसी फंड एक्चुअली में ये होता है कि आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इसको बनाते हो। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का से कुछ पैसा जैसे 5,000 करोड़ इसमें डाल दिए, तो जब कभी इमरजेंसी वगैरह जैसे कोविड में आई तो उस टाइम आपको इसको यूज कर सकते हो। तो जो तीनों फंड है उनके एक्सपेंडिचर्स के बाद जो होता है उसका ऑडिट ये बना कि भाई कहाँ खर्चा हुआ जो भी है सारा, तो ये ऑडिट कौन करता है? ये ऑडिट करते हैं आपके केग। उसके बाद जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स होती हैं, एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर, जैसे बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, ओएनजीसी हो गई, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनका ऑडिट भी कौन करता है? ये क्या करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर बोल दें कि आपको है ना अदर अथॉरिटी की भी ऑडिट करना है, जैसे पंचायत वगैरह हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, तो ऑडिट को वो भी अकाउंट उनका भी ऑडिट करना पड़ता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अगर सपोज करिए कि किस तरह से जब जैसे इनको ऑडिट करना है, मतलब के को ऑडिट करना, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करना है, तो अब ऑडिट तो इनको करना है, बट अगर सपोज करो ये कुछ अकाउंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंट्स वगैरह जो ऑफिसर्स वगैरह, तो वो किस तरह से प्रिपेयर करें, इसके लिए जो है ना के क्या प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है कि अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। ये सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ये आपके केग है वो अपनी रिपोर्ट्स कहाँ सबमिट करते हैं? वो सबमिट करते हैं आपके प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स की रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट की जो अकाउंट्स की जो ऑडिट है वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं आपके पास गवर्नर के पास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फिर क्या करते हैं गवर्नर प्रेसिडेंट, क्या करते हैं अपने हाउसेज, जैसे गवर्नर जो आपके प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने वो रिपोर्ट रखेंगे, उसके बाद डिस्कशन होगा। ये सिंपल एज दैट। उसी प्रकार सिमिलरली स्टेट जो होगा, ठीक है, उस लेवल पे गवर्नर क्या करेंगे, जो अपने उनके स्टेट लेजिस्लेटिव उसके सामने रिपोर्ट को प्लेस करेंगे। तो ये दोनों सेम ही चीजें मैंने डिस्कस कर ली दोनों को साथ ही। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या है? साथ ही है। ठीक है, तो इनको कंबाइन डिस्कस कर लिया मैंने। नेक्स्ट, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है कि के को क्या बोलते हैं कि ये गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर है। क्या है? गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ इंडिया, मतलब ऑफ पार्लियामेंट। देखो जनरली क्या पार्लियामेंट में 3 मेजर कमिटीज होती हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये 3 कमिटीज होती हैं। ठीक है, तो इनमें एक कमेटी का नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। मतलब जो अकाउंट से रिलेटेड जो सारी डिटेल्स डिस्कस करती है, जो चेक करती है, जांच करती है, जिसे बोल सकते हैं आप। तो उसके लिए क्या करता है एक्चुअली, के की रिपोर्ट को ही वो करती है। एक्चुअली में केक ने जो रिपोर्ट की है ना उसको ये वापस देखती है कि क्या क्या उसका ऑडिट का रिपोर्ट को के का कैसा था, क्या क्या उनका जो है कंडीशन जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स की, वो सारे उसके बाद डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट इनके थ्रू। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए क्या है? गाइड है, फ्रेंड है, फिलोसोफर है। मतलब उनको क्या करता है? गाइड करता है कि आपको कैसे अकाउंट्स को पढ़ना है। क्योंकि देखो इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर्स क्या होते हैं? पार्लियामेंट एमपीज होते हैं। ठीक है, तो एमपीज इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जबकि केक इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, राइट।
तो उन्हें पता होता है, तो वो बताते हैं कि सब कुछ हेल्प करते हैं उसको समझने में। इसके साथ ही एक चीज ये है कि केगी जो है ना अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को, जैसे मैंने बोल दिया। तो उसके बाद 3 कमिटीज होती हैं। 3 कमिटीज कैसे, जैसे सॉरी हाँ, ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जमा करता है। उसमें रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती हैं? तीन रिपोर्ट्स होती हैं। कितनी रिपोर्ट्स होती हैं? 3। सबसे पहले होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, सिंपल। और एक होती है एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, तो वो होती है इनकम से रिलेटेड। और एक ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। मतलब जो केग रिपोर्ट्स जमा करेगा ना, वो 3 टाइप्स की रिपोर्ट्स होती है। प्रेसिडेंट को जमा करेंगे तो, सबमिट करेंगे तो उनके फर्स्ट रिपोर्ट होगी अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, सेकंड होगी फाइनेंस अकाउंट्स पे, थर्ड होगी पब्लिक अंडरटेकिंग पे। अप्रोप्रिएशन मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा कहाँ पे किया, मतलब कितना खर्चा किया, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा किया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से खर्चा किया गवर्नमेंट ने, तो उनकी जो सारी इंफॉर्मेशन होगी वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी। जबकि जो फाइनेंस अकाउंट जो रिपोर्ट है, जो अकाउंट रिपोर्ट फाइनेंस अकाउंट्स पे होगी, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया, गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा, इसकी वजह से इस टैक्स से, इनकम टैक्स से इतना पैसा आया, कॉर्पोरेशन टैक्स से इतना पैसा, जीएसटी से इतना कलेक्शन हुआ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है रिपोर्ट जो होती है फाइनेंस अकाउंट्स पे। और एक रिपोर्ट होती है पब्लिक अंडरटेकिंग पे, जैसे ओएनजीसी, बीएसएनएल, इनका जो रेवेन्यू कितना है, इन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया है, इनकी कंडीशन क्या है, तो उन सब पे रिपोर्ट आप 3 टाइप को मिलाकर 3 टाइप्स की रिपोर्ट्स आप प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं केग। और फिर मैंने बता ही दिया कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, ए सिंपल एज दैट। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो क्या करती है, 2 रिपोर्ट्स को वो क्या करती है, डिस्कस करती है। डिस्कस क्या मतलब, आप बोल सकते हो एग्जामाइन करती है, ठीक है। और कौन कौन सी रिपोर्ट को, एक तो जो रिपोर्ट आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आती है उस पे, और एक फाइनेंस अकाउंट्स पे जो रिपोर्ट आती है, उसको दोनों को रिपोर्ट को डिस्कस कौन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, पार्लियामेंट की आपकी। इसके साथ ही जो रिपोर्ट आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग पे आती है, उसकी जो आपकी जो उसको एग्जामाइन, जांच कौन करता है, वो करता है आपकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये सिंपल है, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। जबकि देखो एक एस्टिमेट्स कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसका वो भी एक मेजर कमेटी होती है, बट उसका यहाँ पे रोल बहुत कम है। जबकि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बोल सकते हो इसे, क्योंकि ये केक की 2 रिपोर्ट्स, अप्रोप्रिएशन एक्सपेंडिचर और जो इनकम की रिपोर्ट्स जो जिन पे आती है उनको एग्जामाइन करती है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हमने उनकी ड्यूटीज देख ली केक की। अब हम देखते हैं कि भाई एक्चुअली में केक, जिसे इनका नाम क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल बात ये है कि पहले क्या करता था, जो केक थे ना 1976 से पहले क्या करते थे, केक क्या करते थे, आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है, एक्सपेंडिचर इनकम उनकी जो भी होती है, उनके अकाउंट खुद बनाते थे। क्या करते थे, खुद ही बनाते थे अपने हाथ से, ठीक है। बट 1976 में जब आपकी ये इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट थी, उस टाइम उनको इस ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया। अब क्या होता है कि 1 मिनट 1 सेकेंड, हाँ सॉरी एक्चुअली हुआ क्या ना कि जैसे केक के पास 1976 से पहले केक के पास क्या था कि केक को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स खुद को बनाने पड़ते थे और खुद को ही उनका ऑडिट करना पड़ता था। बट 1976 में जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है वो यहाँ के सेक्रेटरी खुद ही प्रिपेयर कर लेंगे। तो उनको है ना इस ड्यूटी से क्या कर दिया, रिलीव कर दिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है अब कौन प्रिपेयर करेगा, डिपार्टमेंट का वो सेक्रेटरी वो करेगा। बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है वो कौन बनाता है, वो स्टिल आपके केक बनाते हैं, आपके केक प्रिपेयर करते हैं और फिर उनका ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं इसको, ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ मतलब कहने का मतलब देखो आप इसका लॉजिक क्या आ सकते हो कि क्योंकि इंदिरा गांधी किस हाथ में क्या था कि ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी,
तो सेंट्रल के अकाउंट्स को उन केक से उनकी जुडिक्शन से बाहर निकाल दिया प्रिपेयर करना। तो ये हो गया थोड़ा। अब मैंने ऊपर बताया कि आपको उनका नाम है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले ये तो पता करें कंट्रोलर होता क्या है और ऑडिटर क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन तो उनको यही बोलता है, केक बोलता है, बट रियलिटी में क्या है ना, केक सिर्फ क्या है, ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं है। क्यों नहीं है वो बात बताता हूँ। क्योंकि केक के पास क्या है ना भाई, अगर सपोज करो कितना पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलना है, कितना नहीं, उसके सिग्नेचर किसके होंगे, वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर, ना कि केक के। तो मतलब खर्चा होने के बाद ऑडिट सिर्फ काम केक का एक्चुअली में काम क्या है, इन प्रैक्टिस काम केक का ये है कि जब पूरा खर्चा हो गया उसके बाद जो सारी ऑडिटिंग होगी वो करेंगे केक। जबकि कितना पैसा, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5,000 करोड़ निकालने हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसके लिए सिग्नेचर किसके चाहिए, प्रेसिडेंट के चाहिए। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के थ्रू मतलब अपने सेक्रेटरी अपॉइंट कर देंगे, वो सेक्रेटरी सिग्नेचर करता है, सिंपल है, ठीक है। तो अब एक्चुअली में तो ये है ना, नाम इनका था कंट्रोल। कंट्रोल वो होता है कि जो पैसे निकालने को भी जिससे पैसे आपको निकालना है उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, जबकि ऐसा नहीं है। केक पैसा निकालने के लिए केक की परमिशन नहीं चाहिए, वो तो प्रेसिडेंट की चाहिए, राइट। तो एक्चुअली में जो केक है वो एक्चुअली ऑडिटर जनरल है सिर्फ, ना कि बट ब्रिटेन में क्या होता है, देखो ब्रिटेन में आपको है ना सिस्टम बिल्कुल अलग है। वहां पे आपको केक को क्या करना पड़ता है, केक के पास दोनों पावर्स होती हैं, ऑडिटर जनरल करने की, ऑडिट करने की भी, और कंट्रोलर मतलब पैसा निकालना के लिए आपको केक की जरूरत पड़ेगी, उसके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, और जो उसके बाद ऑडिटिंग होगी वो भी केक करेंगे, ठीक है। तो जो आपके ब्रिटेन का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां से अगर पैसा एक भी पैसा निकालना है तो उसके लिए सिग्नेचर किसके चाहिए, उसके केक के चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ऑडिटिंग भी केक करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि जो केक का ऑफिस है वो अलग अलग कंट्रीज में है, ठीक है। उसको कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है, उसके साइन कब जरूरी होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो उसका देखो, ये कंट्री है, 3 कंट्रीज का हम डिस्कस करेंगे मेजरली, यूएसए का, ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया का, ठीक है। अब साइन की जरूरत कब पड़ेगी, प्लस ऑडिटिंग कितने में करें, उनका नोमेनकल्चर क्या है, ये 3 चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूएसए में ना जो केक है उसको बुलाते हैं ऑडिटर जनरल, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर जनरल बोलते हैं, ना कि केक बोलते हैं, उसको एजी बोलते हैं। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं ऑडिटर जनरल यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब उनका काम क्या है कि जब उनके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो यूएसए है, तो उससे जब पैसा निकालते हैं तब केक के सिग्नेचर नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। जबकि ऑडिटिंग के टाइम पे ऑब्वियसली वो ऑडिटिंग कौन करता है, केक करता है, राइट। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन में को जो केक को केक ही बोलते हैं, हमारे यहाँ पे जो केक बोलते हैं ना, वही सेम नोमेनकल्चर वहाँ ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। अब ये उनका केक का ऑफिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक भी पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ब्रिटेन से, तो आपको किसके सिग्नेचर चाहिए होंगे, आपको केक के सिग्नेचर चाहिए होंगे, ना कि वहाँ के जो क्राउन है, ठीक है, उनके। तो ये हो गया, प्लस ऑडिटिंग भी वहाँ पे केक ही करते हैं। जबकि इंडिया में इन दोनों का मिक्स है, मतलब इंडिया में सिस्टम तो यूएसए जैसा है, मतलब इंडिया का सिस्टम है कि एक्चुअली में कैसा है, यूएसए जैसा है, मतलब इंडिया और यूएसए की सिमिलरिटी है, बट नोमेनकल्चर दोनों का इंडिया और ब्रिटेन का सेम है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि नोमेनकल्चर में तो ब्रिटेन और इंडिया का नोमेनकल्चर तो सेम है, ठीक है, बट फंक्शंस जो केक है वो सिमिलर किसके साथ है, यूएसए के साथ है। क्योंकि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो केक के सिग्नेचर नहीं चाहिए होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। वो प्रेसिडेंट अपने सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, वो उस पर साइन करते हैं, ठीक है, पैसा निकालने के लिए और परमिशन देते हैं। हाँ, केक यहाँ पे ऑडिटिंग करते हैं, जैसे मैंने ऊपर देखा, ये अकाउंट्स की जो भी एक्सपेंडिचर सारे होते हैं, सीएफसी से, पब्लिक अकाउंट्स इंडिया से, पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज है, ठीक है। सो गाइज, हमने जो केक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीस है उसके बारे में आज हमने इसको डिस्कस किया। आई एम वेरी होपफुल कि दिस lecture was helpful for you. Thank you guys for your time. Take care. Bye.